गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स पहले कल के प्रश्न का आंसर दे दूं। कल मैंने प्रश्न पूछा था कि शरीर की सबसे छोटी आंतरिक ग्रंथि कौन सी होती है। तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। उसको इंग्लिश में पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है और ये हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है। इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के बहुत सारे कार्यों को संपादित करती है। अगर इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो बॉडी में कम हो जाए तो व्यक्ति जो है बौना रह जाता है, और यदि इसका हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा निकलने लगे तो व्यक्ति का शरीर जो है एकदम भीमकाय मतलब राक्षसों की तरह हो जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो है उस हमारी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और ये बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर होती है और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में पूछूंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से चलते हुए दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। परावर्तन में क्या होता था, उस माध्यम दूसरे परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता था, लेकिन परावर्तन में माध्यम में वापस नहीं लौटता बल्कि दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कर जाता है और उसके प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल एवं दिशा बदल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम पढ़े थे हमने। पहला नियम था आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम को स्नेल के नियम से जाना जाता है। यह नियम है अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसको सूत्र के रूप में लिखे तो साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। n को कहते हैं अपवर्तनांक या इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आज हम इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात अपवर्तनांक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा प्रयोग करके देख लें। देखिए, मान लीजिए कि ये ABCD एक कांच का गुटका है। कांच का एक आयताकार गुटका है जिसकी कुछ मोटाई है। एक प्रकाश की किरण जो है इस तरह से इस कांच के गुटके की AB सतह पर आपतित होती है। ठीक है, ऊपर कौन सा माध्यम है, वायु जो कि विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, कांच जो कि सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण इस तरह वायु मतलब विरल माध्यम से आपतित होकर कांच में मतलब सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए, ये आपतित किरण इस तरह इसको आना था ऐसे, लेकिन चूंकि ये सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है इसलिए अपनी दिशा बदल लेती है और अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये हमारा बन गया आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, और ये बन गया अपवर्तन कोण। अब ये प्रकाश की किरण कांच में चलते हुए वापस फिर से वायु में आती है। तो अब ये फिर से जब कांच में चल के फिर से वायु में आएगी, मतलब अब ये क्या कर रही है, सघन माध्यम से चल के फिर से विरल माध्यम में आ रही है। तो मतलब अब यहाँ पे फिर से एक आपतन कोण बनेगा जिसको हम I2 से व्यक्त करते हैं। और जब एक प्रकाश की किरण कांच से वायु में आती है तो क्योंकि ये सघन से किस में आ रही है, विरल में, तो फिर से ये अभिलंब से दूर हट जाती है और यहाँ पर एक अपवर्तन कोण बनाती है, और ये जो बाहर निकलने वाली किरण है वो निर्गत किरण कहलाती है। तो इस तरह देखिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल जो है बदल जाती है। तो इसी चाल के तुलनात्मक अध्ययन को, वायु के साथ तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इसका मतलब है कि वायु की चाल प्रकाश की चाल जल की तुलना में वायु में 1.33 गुनी अधिक है। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे। यदि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में V1 हो, मान लीजिए माध्यम 1 हमारे पास वायु है, इसमें मान लिया प्रकाश की चाल V1 है, तथा माध्यम 2 में V2 हो, तो माध्यम 1 के सापेक्ष अर्थात वायु के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निम्न अनुपात के द्वारा व्यक्त करते हैं। 1n2 अर्थात माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को हमने माना था V1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को माना था V2। ठीक है, फिर से देखिए, यदि प्रकाश की चाल
माध्यम 1 में V1 तथा माध्यम 2 में V2 हो तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निम्न अनुपात के द्वारा व्यक्त करते हैं। 1n2 या इसको लिख सकते हैं n21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बराबर V1 बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बराबर V2, तो हो गया V1/V2। अब देखिए इसमें 1n2 इसका क्या मतलब है, 1n2 या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n पहले 2 फिर 1, तो इसका मतलब होता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। मान लीजिए माध्यम 1 आपका वायु है और माध्यम 2 जो है आपका कांच है, तो लिखेंगे कांच के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और 2n1 या n12 तो इसको पढ़ेंगे हम माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब उसके बाद देखिए इसके बाद आता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो इसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से देखिए, यदि प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से अन्य माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो इसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं या केवल अपवर्तनांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि वायु में प्रकाश की वायु से जो है कांच में प्रवेश कर रही है तो इसे हम कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। या वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो हम कहेंगे कि जल का अपवर्तनांक। अब देखिए, यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा जल में प्रकाश की चाल v हो तो जल का अपवर्तनांक हो जाएगा NW, W मतलब वाटर, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अर्थात हमें किसी भी पदार्थ का यदि अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो ऊपर लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल और नीचे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, बराबर हो गया C/V। इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये एग्ज़ाम में आता है। देखिए प्रश्न है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब एक कांच है, इसका अपवर्तनांक 1.50 है और प्रकाश वायु से इस कांच में प्रवेश कर रहा है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ये तो आपको याद भी होना चाहिए, अगर प्रश्न में ना दिया हो तो भी ये आपको याद होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे कि दिया है कांच का अपवर्तनांक हमको दिया है G फॉर ग्लास बराबर 1.50 और निर्वात में प्रकाश की चाल दी है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमने मान लिया कि कांच में प्रकाश की चाल V है, तब सूत्र लिखेंगे N बराबर अपवर्तनांक बराबर C/V, मतलब वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। N का मान दिया था 1.5, तो ये हो गया C का मान हमने रखा 3 × 10⁸ और V की जगह पर V। अगले स्टेप में हमने V का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो V जो है हर में था तो ये चला गया अंश में, और यहाँ पर 1.5 अंश में था तो ये आ गया हर में। 3 को हमने 1.5 से काटा तो ये 2 बार कटेगा, और तो फिर यह जगह V बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी पर आधारित 2 प्रश्न हैं, मैं इसको पढ़ देती हूँ, खैर इसको आपको हल करना है। पहला प्रश्न है कि यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। आपको इसी सूत्र में वैल्यू रखना है और इसे हल करना है। दूसरा है यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का मेरा प्रश्न है कि मधुमेह या डायबिटीज़ नामक बीमारी किस हार्मोन्स की कमी से होती है और ये हार्मोन हमारे शरीर में कहाँ से स्रावित होता है। मधुमेह या डायबिटीज़ नामक बीमारी किस हार्मोन्स की कमी से होती है और यह हार्मोन्स हमारे शरीर के किस अंग से स्रावित होता है। इसका आंसर आपको मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।